सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। ध्यान दें, आज हम चैप्टर नंबर 12 यानी प्रकाश की प्रकृति का पार्ट नंबर 14 पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। पार्ट नंबर 13 में हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश का ध्रुवण और साथ में बूस्टर का नियम पढ़ा था। परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण और बूस्टर का नियम पढ़ा था। बूस्टर के नियम में दो महत्वपूर्ण बातें आती हैं। एक तो परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, ये हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आज की अपना टॉपिक लिख देते हैं। परावर्तन द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की प्रक्रिया में परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। सिद्ध कीजिए। यानी पार्ट नंबर 13 में हमने पढ़ा था। पार्ट नंबर 13 में हमने परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण पढ़ा था और उसमें हमने बूस्टर का नियम भी पढ़ा था। बूस्टर का नियम क्या था कि अध्रुवित प्रकाश जब ध्रुवण कोण IP पर किसी समतल सतह जैसे कांच पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है, लेकिन अपवर्तित किरण आंशिक ध्रुवित होती है। और परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत भी होती हैं। और ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी tan IP बराबर n। यहाँ पे n जैसे कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा, IP ध्रुवण कोण या बूस्टर कोण हो जाएगा। अब परावर्तन द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की प्रक्रिया में परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, सिद्ध कीजिए। उसके लिए पहले तो अपन ये समतल सतह ले लेंगे, जैसे ये कांच है और इसके ऊपर ये प्रकाश की किरण आपतित करवा देंगे। और इस प्रकाश की किरण को कैसी किरण लेंगे? अध्रुवित प्रकाश किरण, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे एक प्रकाश स्रोत हो जाएगा, ये अध्रुवित प्रकाश की किरण हो जाएगी। और इधर अभिलंब खींच लेंगे, साथ में ये आपतन कोण हो जाएगा IP। और चूंकि परावर्तन के नियमानुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब से बराबर कोण बनाती हैं, तो इस कोण को भी आपको IP ही लेना है। ये परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है, तो इसको ध्रुवित किरण को इस प्रकार से प्रदर्शित करना है। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश। ये अध्रुवित प्रकाश है। और साथ में अभिलंब के साथ में थोड़ी अपवर्तित किरण इस प्रकार से दिखानी है और उसको भी हमें इस प्रकार से ही प्रदर्शित करना है। ये अध्रुवित प्रकाश का कुछ भाग थोड़ा सा ध्रुवित हो जाता है, तो उसको हम आंशिक ध्रुवित कहते हैं। ये क्या है? आंशिक ध्रुवित प्रकाश है। और ये किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, और ये अपवर्तन कोण R हो जाएगा। और हमें ये सिद्ध करना है कि परावर्तित और अपवर्तित, यानी ये अपवर्तित किरण है और ये परावर्तित है। और परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, यानी परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से स्नेल के नियम से, ध्यान दें, स्नेल के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? स्नेल का नियम क्या है? साइन I बटे में साइन R बराबर माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे आपतन कोण IP है, तो ध्यान रखना स्नेल के नियम को साइन IP बटे में साइन R लिखेंगे बराबर
यहाँ पे मान लो प्रकाश किस पे गिर रहा है, कांच पे, और कांच की का अपवर्तनांक हम n मान लेते हैं। तो स्नेल के नियम से साइन आई पी बटे में साइन आर बराबर n ले लेंगे, और बाद में बूस्टर के नियम से ब्रूस्टर का नियम है टेन आई पी, यानी ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। टेन आई पी बराबर n। अब टेन आई पी की जगह अपन लिख सकते हैं साइन आई पी बटे में कोस आई पी और बराबर n। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 1 लगा लेंगे ऊपर वाले को, और इसको समीकरण नंबर 2 लगा लेंगे। चूंकि n माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक, यानी यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो ऊपर कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखें। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हम इसको लिख सकते हैं साइन आई पी बटे में साइन आर बराबर साइन आई पी बटे में कोस आई पी। ठीक है, अब साइन आई पी से साइन आई पी कैंसिल हो जाएगा, या साइन आर बराबर कोस आई पी, साइन आर बराबर कोस आई पी आ जाएगा। अब ध्यान दें, हमें ये सिद्ध करना है कि परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, और इन दोनों किरणों के बीच का कोण 90 डिग्री लाने के लिए हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि अभिलंब के साथ में जो परावर्तित किरण कोण बना रही है आई पी, और यहाँ अपवर्तित किरण कोण बना रही है आर, यानी इन दोनों कोणों का मान आई पी प्लस आर बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब अपन इनमें से इसको आगे ध्यान से देखें। साइन आर बराबर कोस आई पी आ गया। अब चूंकि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा का सूत्र अपन उपयोग में लेंगे। चूंकि साइन आर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन आर बराबर होगा कोस 90 माइनस आर। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन आर बराबर अपन लिख सकते हैं कोस 90 माइनस आर। साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन आर की जगह अपन लिख सकते हैं कोस 90 माइनस आर, ये मान इसमें रख दें। तो या साइन आर की जगह लिख देंगे कोस 90 माइनस आर बराबर कोस आई पी। यहाँ से दोनों पक्षों में कोस आ गया। अब तुलना कर लेंगे, 90 माइनस आर बराबर आई पी, और या आर को आगे ले जाएं तो आई पी प्लस आर बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सिद्ध कर दिया कि आई पी प्लस आर बराबर क्या है, 90 डिग्री है। यानी परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। तो समझ में आ गई बात। यानी हमें ये सिद्ध करना हो कि बूस्टर के नियम की सहायता से ये सिद्ध कीजिए कि परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि एक तो हमें स्नेल का नियम काम में लेना है। स्नेल का नियम है साइन आई बटे में साइन आर, लेकिन आई की जगह अपन ध्रुवण कोण या बूस्टर कोण के लिए आई पी लिखेंगे, यानी साइन आई पी बटे में कोस आई पी, साइन आई पी बटे में साइन आर बराबर एन, जहाँ पे एन यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। और बूस्टर का नियम है, बूस्टर के नियम का गणितीय रूप ये है टेन आई पी बराबर एन, यानी ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो टेन आई पी को अपन लिख लेंगे साइन आई पी बटे में कोस आई पी बराबर एन, और फिर दोनों समीकरणों को आपस में बराबर करके और इस
इसको सरल कर लेंगे। अंत में हम साइन आर की जगह लिख देंगे कोस 90 माइनस आर, और फिर इसको सरल करेंगे तो आई पी प्लस आर बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री, अर्थात परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्नेल के नियम की सहायता से बूस्टर के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। स्नेल के नियम से ब्रूस्टर के नियम की व्युत्पत्ति। स्नेल के नियम से ब्रूस्टर के नियम की व्युत्पत्ति समझाइए। तो ध्यान दें उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले स्नेल के नियम से हम लिख सकते हैं कि मान लो कि अध्रुवित प्रकाश की जो किरण है वो कांच की सतह पर गिर रही है और कांच का अपवर्तनांक n है। तो स्नेल के नियम से हम लिख सकते हैं साइन आई पी बटे में साइन आर बराबर n। n यहाँ पे माध्यम का क्या हो जाएगा अपवर्तनांक हो जाएगा। स्नेल का नियम है साइन आई बटे में साइन आर, लेकिन यहाँ पे आई आपतन कोण है ना। अब चूंकि बूस्टर के नियम में प्रकाश का ध्रुवण तभी होगा जब विशेष आपतन कोण पर प्रकाश गिरेगा, और उस विशेष आपतन कोण को आई पी से प्रदर्शित करते हैं। इसको ध्रुवण कोण या बूस्टर कोण कहते हैं। तो साइन आई पी बटे में साइन आर बराबर n हो जाएगा। अब यहाँ पे r का जो मान है, अभी हमने पिछले पॉइंट में ये सिद्ध किया था, चूंकि बूस्टर के नियम में हमें इस बात का पता चलता है कि परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। चूंकि आई पी प्लस आर बराबर क्या होता है 90 डिग्री होता है। आई पी प्लस आर बराबर 90 डिग्री होता है। तो यहां से आई पी की आर की जगह अपन लिख सकते हैं, या आर का मान निकालें तो 90 माइनस आई पी, और आई पी का निकालें तो 90 माइनस आर। लेकिन इसमें हमें ध्यान देना है कि बूस्टर के नियम में टेन थीटा आता है, यानी टेन आई पी बराबर एन आता है। टेन लाने के लिए हमें साइन बटे में कोस लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, इसलिए हम यहाँ से आर का मान निकालेंगे, यानी आर बराबर क्या आएगा, आर बराबर आ जाएगा 90 माइनस आई पी। और ये मान हम उपरोक्त समीकरण में रख देंगे। ऊपर वाले समीकरण में ये मान रखें तो साइन आई पी, तो इसलिए साइन आई पी बटे में साइन आर, आर की जगह क्या लिख देंगे 90 माइनस आई पी, ठीक है, और बराबर n। अब इसको सरल करेंगे तो साइन आई पी या साइन आई पी ऐसा कैसा लिख देंगे, और बटे में साइन 90 माइनस थीटा, बटे में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, यानी कोस आई पी, और बराबर आर एन, सॉरी आगे माध्यम का अपवर्तनांक है तो उसको n लिखेंगे। अब साइन आई पी बटे में कोस आई पी बराबर n हो जाएगा। अब साइन आई पी बटा कोस आई पी को अपन क्या लिख सकते हैं टेन आई पी। साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो साइन आई पी बटा कोस आई पी बराबर हो जाएगा टेन आई पी, और बराबर n, ठीक है। और यही बूस्टर का नियम है, यही ब्रूस्टर का नियम है। यानी ब्रूस्टर का नियम क्या है कि ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, अर्थात टेन आई पी बराबर n, यही ब्रूस्टर का नियम है। अब हम नेक्स्ट प्रकाश के ध्रुवण की प्रक्रिया की दूसरी विधि लेते हैं, अपवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण
यानी हम पढ़ रहे हैं समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां। परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण हमने पढ़ लिया और उसमें हमने बूस्टर का नियम भी पढ़ लिया, और बूस्टर के नियम की व्युत्पत्ति स्नेल के नियम से भी हमने समझ ली, और साथ में हमने परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण 90 डिग्री भी सिद्ध कर दिया है। अब समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की दूसरी विधि है अपवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। ध्यान दें, अभी परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि जब अध्रुवित प्रकाश की किरण कोई समतल सतह जैसे कांच पर विशेष आपतन कोण यानी ध्रुवण कोण IP पर आपतित होती है, तो परावर्तित प्रकाश की किरण तो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है। यानी ये तो क्या हो गई, ध्रुवित प्रकाश हो गया। लेकिन साथ में ये जो प्रकाश की किरण है, ये इसको हम आंशिक ध्रुवित कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आंशिक ध्रुवित। और आंशिक ध्रुवित प्रकाश की किरण को इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। आंशिक ध्रुवित प्रकाश, तो ये परावर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये अध्रुवित है। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश। और ये स्रोत है S, वहां से प्रकाश की किरण आ रही है, ये अभिलंब की स्थिति है, ये आपतन कोण IP है और ये अपवर्तन कोण R है। तो अभी हमने परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण पढ़ा था, उसी पॉइंट को एक बार फिर से ध्यान में लाइए। परावर्तन द्वारा ध्रुवण में हमने पढ़ा था कि जब अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी समतल सतह जैसे कांच पर विशेष आपतन कोण या ध्रुवण कोण IP पर आपतित होती है, तो परावर्तित प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती है, और अपवर्तित प्रकाश की किरण का कुछ भाग ध्रुवित होता है, यानी वो आंशिक ध्रुवित होती है। तो यदि हम कई कांच की समान प्लेटें एक दूसरे के समांतर क्रम में इस प्रकार से रख दें, और ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली जो प्लेट है, उस प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश की किरण को ध्रुवण कोण IP पर आपतित करवा दें, तो परावर्तित प्रकाश की किरणें तो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएंगी, लेकिन अपवर्तित प्रकाश की किरण आंशिक ध्रुवित होगी, और वो अपवर्तित प्रकाश की किरण नीचे वाली सतह पर दोबारा से आपतित होगी, तो वहां से परावर्तित किरण तो पूर्णतः ध्रुवित होती जाएगी, लेकिन अपवर्तित किरण में ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाएगी। और जब कई समांतर प्लेटें एक दूसरे के समांतर क्रम में रखी होंगी, तो अंत में उनसे जो किरण अपवर्तित किरण जो बाहर निकलेगी, वो भी क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएगी। इस प्रकार से अगर हम कई कांच की समान प्लेटें एक दूसरे के समांतर क्रम में रख दें, और सबसे पहली प्लेट पर प्रकाश ध्रुवण कोण IP पर आपतित करवा दें, तो परावर्तित प्रकाश तो पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, लेकिन अपवर्तित किरण आंशिक ध्रुवित होती है। और यदि कई कांच की समान प्लेटें हैं, तो अपवर्तित किरण दोबारा से परावर्तित होती है, और बाद में दूसरी प्लेट से जब वो प्रवेश करती है, तो उसमें ध्रुवण की मात्रा बढ़ जाती है। फिर वो तीसरी प्लेट से उसका परावर्तित भाग ध्रुवित होता है, लेकिन अपवर्तित भाग में फिर ध्रुवण की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार कई समान प्लेटें यदि एक दूसरे के समांतर क्रम में व्यवस्थित कर दी जाएं, और पहली प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश की किरण को विशेष आपतन कोण IP पर आपतित करा दिया जाए, तो अंत में निर्गत प्रकाश जो होता है प्लेटों से, वो भी समतल ध्रुवित हो जाता है। इस प्रकार से अपवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण किया जाता है, उसको हम चित्र के द्वारा भी आगे स्पष्ट करेंगे। चित्र में ध्यान दें, स्रोत S से उत्पन्न होने वाला प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है, और ये कई कांच की समान प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर क्रम में रखी हुई हैं। ऐसे एक प्लेट है, उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार से कई कांच की समान प्लेटें एक दूसरे के समांतर क्रम में रखी हुई हैं। और जब इनके ऊपर अध्रुवित प्रकाश की किरण विशेष आपतन कोण
यानी बूस्टर कोण IP पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है, लेकिन अपवर्तित किरण आंशिक ध्रुवित होती है। इस किरण का दूसरी प्लेट से फिर क्या होता है, परावर्तन होता है। तो परावर्तित किरण तो पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है, लेकिन अपवर्तित किरण में ध्रुवण की मात्रा पहले की तुलना में अधिक हो जाती है। इस प्रकार से जब अपवर्तित किरण आगे आगे जैसे जैसे प्लेटों से गुजरती जाती है उसमें ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाती है और अंत में निर्गत किरण पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश की किरण ही प्राप्त होती है। इस प्रकार परावर्तित प्रकाश तो ध्रुवित होता ही है और कई कांच की समान प्लेटें यदि एक दूसरे के समांतर क्रम में रख दी जाएं तो अंत में उनसे निर्गत प्रकाश की किरण भी समतल ध्रुवित प्रकाश की किरण के रूप में ही हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार अपवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण होता है। उसके लिए हम इस चित्र को बना सकते हैं। ये परावर्तित किरणें हैं और ये निर्गत किरण है। परावर्तित प्रकाश तो ध्रुवित होता ही है, लेकिन निर्गत किरण है वो भी अंत में ध्रुवित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण है वो अपन ने पढ़ लिए। पहले अपवर्तन द्वारा ध्रुवण अपन ने पढ़ा था, अब द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण अपन पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। द्वि अपवर्तन किसे कहते हैं उसको पहले समझ लीजिए। जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को किसी कैल्साइट के क्रिस्टल में से क्रिस्टल में से गुजारा जाता है, मान लो ये कैल्साइट का क्रिस्टल है, ठीक है, और इस पे अध्रुवित प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अध्रुवित प्रकाश को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। बीच में यहाँ पे ऐसे बिंदु बनाएंगे अपन, साथ में ये ध्यान रखेंगे कोई भी चित्र में अध्रुवित प्रकाश को दर्शा रहे हैं तो ये तीर के निशान भी दर्शाएंगे और बीच में बिंदु भी बनाएंगे, ठीक है। जब अध्रुवित प्रकाश, यह अध्रुवित प्रकाश हो गया, और अध्रुवित प्रकाश की किरण को किसी कैल्साइट के क्रिस्टल में से गुजारा जाता है। कैल्साइट का जो क्रिस्टल होता है उसमें यहाँ पे ये जो कोण होता है 109 डिग्री और ये 71 डिग्री होता है, इस प्रकार से होते हैं। तो कैल्साइट के क्रिस्टल में जैसे ही ये किरण प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात दो किरणों में विभक्त हो जाती है, एक किरण ऐसे और एक किरण ऐसे, ठीक है। इस किरण को ई किरण कहते हैं और इसको ओ किरण कहते हैं। ये असाधारण किरण है और ये साधारण किरण है, ठीक है। इसमें भी विद्युत सदिश के कंपन एक निश्चित तल में ही सीमित होते हैं और इसमें विद्युत सदिश के कंपन एक निश्चित तल में ही सीमित होते हैं। यानी ये दोनों ही क्या हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश की किरण है, समतल ध्रुवित प्रकाश। और ये भी ई किरण भी समतल ध्रुवित प्रकाश की होती है और ओ किरण भी समतल ध्रुवित प्रकाश की होती है, ठीक है। यानी अध्रुवित प्रकाश की किरण को जब किसी कैल्साइट के क्रिस्टल में से गुजारा जाता है तो अपवर्तन के पश्चात ये किरण दो किरणों में विभक्त हो जाती है, ई किरण तथा ओ किरण। दोनों ही निर्गत किरणें ई किरण और ओ किरणें जो होती हैं वो समतल ध्रुवित होती हैं। इस प्रकार से द्वि अपवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण किया जाता है कैल्साइट के क्रिस्टल में से गुजार के। यहाँ प्रकाश की किरण दो
अपवर्तन के पश्चात दो भागों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश के इस गुण को द्वि अपवर्तन कहते हैं। और कैल्साइट का जो क्रिस्टल है उसका प्रकाश किरण को दो भागों में विभक्त करने का जो गुण होता है उसको द्वि अपवर्तक कहते हैं। यानी यहाँ पे द्वि अपवर्तन का जो गुण है, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश की किरण जब कैल्साइट की क्रिस्टल में से गुजरती है तो वो दो किरणों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश के इस गुण को द्वि अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। और क्रिस्टल को द्वि अपवर्तक क्रिस्टल कहते हैं। हमें प्राप्त होने वाली दोनों किरणें ई किरण और ओ किरण, दोनों किरणों में विद्युत सदिश के कंपन एक निश्चित दिशा में ही सीमित होते हैं, इसलिए दोनों ही किरणें समतल ध्रुवित होती हैं। लेकिन ई किरण है वो असाधारण किरण मानी जाती है और ओ किरण साधारण किरण मानी जाती है। ई किरण का क्रिस्टल के अंदर भिन्न भिन्न दिशाओं में वेग भिन्न भिन्न होता है, जबकि ओ किरण का क्रिस्टल के अंदर भिन्न भिन्न दिशाओं में वेग समान होता है, ठीक है। ई किरण से जो प्रतिबिंब बनता है उसको असाधारण प्रतिबिंब या ई प्रतिबिंब कहते हैं, और ओ किरण से जो प्रतिबिंब बनता है उसको साधारण प्रतिबिंब कहते हैं। ओ किरण प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, जबकि ई किरण होती है वो प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। तो आज का जो पार्ट है वो अपन यहीं समाप्त करते हैं। बाकी चीज़ें अपन नेक्स्ट पार्ट नंबर 15 में पढ़ेंगे। अच्छी तरीके से जो चीज़ें बताई गई हैं उनको ध्यान से पढ़ें, बार बार उनको देखें और उनको याद करें, उनको नोट करें, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर करेंगे। धन्यवाद।